Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is electromagnetic induction. चैप्टर का नेम भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड आज का टॉपिक भी है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज हम एक्सप्लेन करेंगे. जो लॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उन लॉज को भी हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो जो ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया था कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट पास होता है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सबसे पहले इसने दिया था ओरस्टेड. ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि करंट जो है उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है. तो इसी के कॉन्सिक्वेंसेस में एक और साइंटिस्ट आए, माइकल फैराडे. ठीक, माइकल फैराडे ने ये सोचा कि क्या मैं करंट मैग्नेटिक फील्ड से क्या मैं करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं. क्या मतलब इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, क्या वो रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है कि हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से क्या हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या करंट जनरेट कर सकते हैं. इसके बारे में ये जो एक आइडिया आया, ये माइकल फैराडे के माइंड में आया और उन्होंने जो है इस आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया. और उन्होंने नंबर ऑफ सीरीज क्या करे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए एंड नंबर ऑफ सीरीज एक्सपेरिमेंट करने के बाद लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि हम मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट जनरेट कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर सकते हैं. कैसे? तो उन्होंने कहा लेट अस सपोज वी हैव अ क्लोज कॉइल. एक क्लोज कॉइल है एंड इस क्लोज कॉइल के क्रॉस लेट अस सपोज एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया उन्होंने. ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. गैल्वेनोमीटर बेसिकली हम पढ़ चुके हैं, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट. अगर कोई भी सर्किट में करंट, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो रहा है तो उसको डिटेक्ट करता है एक हमारा गैल्वेनोमीटर. एंड उन्होंने क्या करा, इसके नियर अबाउट एक मैग्नेट को प्लेस किया. बोथ आर स्टेशनरी, दोनों जो है हमारे क्या है, स्टेशनरी है. दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. यहां पे मैग्नेट में हमारा स्टेशनरी है एंड कॉइल इज आल्सो स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या थे, इस रेस्ट में थे. तो उन्होंने बहुत टाइम तक इसको ऑब्जर्व करा. उन्होंने ये देखा गैल्वेनोमीटर में किसी तरीके कोई रिफ्लेक्शंस नहीं आ रहा. इसका मतलब इसके अराउंड इस मैग्नेट के कारण इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा इस तरीके से. ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है किससे, इस कॉइल से. दिस इज अ कॉइल. बट मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल से पास हो रहा है तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है. फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अचानक से इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर दिया वी वेलोसिटी से. जस्ट ऐसे मैग्नेट रखा था, उन्होंने मैग्नेट को क्या करा, अंदर इसके कॉइल के अंदर डाल दिया. जैसे ही इस कॉइल के अंदर मैग्नेट को डाला, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया इन दिस डायरेक्शन, राइट हैंड साइड. इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में उन्होंने एक डिफ्लेक्शन देखा इन दिस डायरेक्शन. फिर उन्होंने क्या करा, इस कॉइल के अंदर मैग्नेट को ले जाके उसको फिर से स्टेशनरी कर दिया. जैसे उसको स्टेशनरी किया कॉइल के अंदर तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन अगेन क्या हो गया, जीरो हो गया. अगेन उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आया वो जीरो. फिर उन्होंने मैग्नेट को क्या करा, पीछे खींच दिया, कॉइल से बाहर निकाला. जैसे उन्होंने मैग्नेट को कॉइल से बाहर निकाला, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस बार जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में वो अपोजिट डायरेक्शन में था. इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन. फिर उन्होंने इसको खींच के फिर यहां पे रेस्ट कर दिया, स्टेशनरी कर दिया. जैसे ही कॉइल मैग्नेट स्टेशनरी हो गया, उन्होंने ऑब्जर्व किया निडल पर डिफ्लेक्शन फिर से जीरो पे आ गया. मतलब यहां पे जो कॉइल था, ये कॉइल अगेन जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर जो था वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा. तो इस प्रोसेस को उन्होंने बहुत बार रिपीट किया, अलग अलग सर्किट्स में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. ठीक ना. बाद में उन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया, इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने एनालाइज किया, तो इसका कंक्लूजन ये था कि जब एक मैग्नेट को इस कॉइल के अराउंड जब इसको मूव करते हैं तो अ मूवेबल मैग्नेट इस कॉइल में करंट को इंड्यूस करता है.
किसको इंड्यूस करता है? करंट को इंड्यूस करता है। जब यहाँ पे ये मैग्नेट यहाँ पे मूव करता है तो इस मैग्नेट के कारण जो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस कॉइल से पास होता है, इस कॉइल से लिंक करता है। अब जब उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है देन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट, प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। मतलब करंट को अगर इंड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका चेंज होना चाहिए। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट और वी कैन से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? सुनो, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड करंट को इंड्यूस करेगा या ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, एंड दिस फिनोमेना is known as electromagnetic induction. This phenomenon is known as electromagnetic induction. तो electromagnetic induction में क्या करते हैं, जब करंट को प्रोड्यूस करना होगा तो किसी कॉइल से जब मैग्नेटिक फील्ड लिंक करता है, उस लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस से, यहाँ पे मैग्नेट को भी मूवेबल बना सकते हैं, कॉइल को भी मूवेबल बना सकते हैं, या दोनों को मूवेबल बना सकते हैं। अगर उस केस में लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट एज वेल एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस फिनोमेना is called electromagnetic induction. So now let us see the definition of electromagnetic induction. Definitions of electromagnetic induction. The phenomena of production of induced EMF or induced electric current of phenomena production of induced EMF or induced electric current by changing the or due to changing the magnetic field, due to a change in magnetic field through a closed circuit, magnetic field या magnetic flux, change in magnetic flux कह सकते हैं हम इसको, flux linked through the closed circuit is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Clear? The phenomena of production of induced EMF or induced electric current due to a change in magnetic flux linked through a closed circuit or loop is called electromagnetic induction. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो डिस्कवरी है ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो जनरेटर है, जनरेटर का प्रिंसिपल ही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका ट्रांसफार्मर, जो आपका ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर भी वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे।
ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हम कर रहे हैं अपने घर में, इंडस्ट्री में कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, मेन जो प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो बड़े बड़े जनरेटर से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर अगर नहीं होगा तो लार्ज अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं होगा तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, जिसको डिस्कवर किया था फैराडे ने, एंड उसके बाद उस लॉ का यूज करके टेस्ला ने जो है अपना जनरेटर बनाया था। जो एसी जनरेटर जो बना था सबसे पहले, एसी जनरेटर बनाया था किसने? टेस्ला ने। ठीक है, तो उसकी के बाद फिर धीरे धीरे उसमें क्या होते गए, चेंजेस होते गए और हाईटेक जनरेटर्स हम बनाते हैं। लेकिन उसकी जो नींव रखी गई, फाउंडेशन जो रखी गई, वो क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और आप कभी फैराडे के बारे में पढ़ना। फैराडे जो है बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, जो कि अनपढ़ थे, मतलब उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे, क्लास 5th तक, और क्लास 5th तक पढ़ने के बाद भी वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन में बाद में, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने रूम में 3 साइंटिस्ट की पिक्चर्स लगाते थे, या उनके रूम में 3 साइंटिस्ट की पिक्चर्स लगी हुई थी, एक मैक्सवेल की, एक न्यूटन की और एक माइकल फैराडे की। ठीक है, तो फैराडे एक जीनियस साइंटिस्ट है, बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट हैं, जिन्हीं की बदौलत है कि आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, आज उन्हीं की बदौलत है कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कॉज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? क्यों, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो वो क्यों करंट को जनरेट कर रहा है? ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडेस एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेनेशन देखिए, कॉज देखिए, सबसे सिंपल से कॉज, यहां पे सिंपल रीजन ये है कि जो हमारा नेचर है, इस नेचर पे हम रहते हैं, ये जो हमारा नेचर है, इस नेचर की एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो हमेशा क्या करता है, कहीं पे भी कुछ भी चेंज होता है तो उस चेंज को वो अपोज करता है। नेचर की हमारी टेंडेंसी है कि अगर कहीं पे भी कोई भी चेंजेस होते हैं नेचर में, तो सबसे पहले नेचर की टेंडेंसी होती है कि उस चेंज को अपोज करता है। मतलब वो नेचर हमारा ये नहीं चाहता है कि इस नेचर में कोई ही या किसी भी प्लेस में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज हो। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम किसी बॉडी पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी क्या करता है, सबसे पहले उसको रेजिस्ट करता है, उस फोर्स को क्या करता है, रेजिस्ट, मतलब उसको अपोज करता है या अपोज करने की कोशिश करता है। मतलब ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, तो नेचर क्या करेगा, ये चाहेगा कि बॉडी रेस्ट में ही हो, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज ना हो। तो सबसे पहले क्या करता है, उसको अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करता है। तो अब इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, इसका इनर्शिया, क्या कहते हैं, इसको इनर्शिया कहते हैं। तो इस केस में जो रेजिस्ट कर रहा है वो हमारा इनर्शिया हो गया। या जैसे मानो कहीं स्पेस, किसी स्पेस या कहीं प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस प्लेस पे, उस पॉइंट पे अगर एक चार्ज को प्लेस करते हैं तो चार्ज क्या करता है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो नेचर सबसे पहले क्या करता है, नेचर ये चाहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही ना हो, तो क्या करता है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। या जिस मीडियम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, वो मीडियम क्या करता है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। और उसी नेचर को हम क्या कहते हैं, इसकी परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको, परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी शो करता है कि वो मीडियम कितना रेजिस्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है नेचर में जहां पे नेचर हमेशा क्या करता है, अगर कहीं किसी भी प्लेस में, किसी भी मीडियम में अगर चेंज होता है तो उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। तो सेम यहाँ पे फिनोमेना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस सपोज
लेट अस सी दिस इज अ कॉइल, ठीक, इस कॉइल्स के अराउंड यहां पे एक मैग्नेटिक या मैग्नेट रखा है, इट इज अ मैग्नेट, एक मैग्नेट प्लेस है, दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल, ठीक है। अब जब इस मैग्नेट को इसके पास में लाते हैं, मतलब इस कॉइल की तरफ टुवर्ड्स मूव करते हैं इसको, तो मूव करने से क्या होता है कि इस मैग्नेट के अगर यहां पे इनिशियली लेट अस सपोज इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के टुवर्ड्स मूव करेंगे तो क्या होगा इस केस में कि जब कॉइल मैग्नेट जब इस कॉइल के पास में आएगा तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना? क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। बहुत बढ़िया। जब इस मैग्नेट को पीछे ले जाएंगे तो अगेन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के जितना पास होगा मैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना इससे दूर जाएगा मैग्नेट उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसका मतलब मैग्नेट को जब यहां पे मूव करेंगे तो मूव करने से क्या होगा? इसके अराउंड जो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले क्रिएट हो रहा था जब मैग्नेट अपना स्टेशनरी था, अगर मैग्नेट स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो नेचर को कोई दिक्कत है ही नहीं। नेचर चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही रहे, उसमें चेंज ना हो। लेकिन जैसे ही हमने इस मैग्नेट को मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो नेचर को अब यहां पे क्या करना है? उस चेंज को अपोज करना है। नेचर चाह रहा है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ना हो, तो इसलिए क्या करता है वो इसके नियर अबाउट एक ऐसा मटेरियल, ये ऐसी कुछ चीजें ढूंढता है, सर्च आउट करता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं? वहां पे एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बना के जो चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर सके? बैलेंस कर सके। तो उसी के रिगार्डिंग क्या करता है? जैसे ही मैग्नेट यहां पे मूव करता है तो जब इसके नियर अबाउट एक कॉइल रखा होता है तो इस कॉइल में वो इस तरीके से करंट इंड्यूस करता है ताकि इस तरीके से करंट इंड्यूस करता है ताकि जब इस कॉइल में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो इस करंट कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। किस डायरेक्शन में बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा, लाइक दिस। ये ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा? इसके अपोजिट। ठीक। लेट अस सपोज कि पहले इसको इस तरीके से समझते हैं। लेट अस सपोज इनिशियली यहां पे 3 मैग्नेटिक फील्ड थे किसी प्लेस पे, ये कांस्टेंट था, बहुत टाइम तक कांस्टेंट था। यहां पे लेट अस सपोज एक कॉइल है, हमने क्या करा? इसमें 2 मैग्नेटिक फील्ड और चेंज कर दिया, हमने 2 बढ़ा दिए मैग्नेटिक फील्ड। अब नेचर क्या जाएगा कि पहले 3 था मैग्नेटिक फील्ड, 3, और 3 से जब 5 हुआ, चेंज हुआ, तो नेचर की टेंडेंसी है कि अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे 3 ही होनी चाहिए, कांस्टेंट ही होनी चाहिए। तो क्या करेगा नेचर? वो अपने अराउंड कोई ऐसी मटेरियल ढूंढता है जहां पे वो करंट इंड्यूस कर सके। अब जब इस कॉइल में वो करंट इंड्यूस करेगा लाइक दिस, इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कुछ अपोजिट मैग्नेटिक डायरेक्शन में क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ? 2 मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो ये कॉइल क्या करेगा? 2 मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में बना देगा, जिससे 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बचेगा? 3। तो अब यहां पे देखिए नेचर ने क्या करा? मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया। पहले 3 था, 2 चेंज करा, कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, उसने क्या करा? 2 को कैंसिल आउट करा, मतलब 2 मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाया, 2 को क्या करा? कैंसिल आउट करा, क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करता है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके? वो बैलेंस कर सके। क्या कर सके? बैलेंस कर सके। सेम लेट अस सपोज अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, जैसे कॉइल है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लेट अस सपोज 5 मैग्नेटिक फील्ड है, 5 मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, हमने क्या करा? 5 मैग्नेटिक फील्ड में से 2 मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या करे थे? यहां पे डिक्रीज कर दिया, मतलब
मैग्नेट को दूर ले गए लेट अस सपोज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज हो। पहले 5 था, 5 से कितना हो गया 3, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, डिक्रीज हुआ। नेचर को पसंद नहीं आया, नेचर ने कहा नहीं, यहाँ पे पहले 5 मैग्नेटिक फील्ड था तो 5 ही होने चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या करा, नेचर ने क्या करा कि इसके अराउंड जो एक कॉइल रखा हुआ था वो अब कॉइल में इस तरीके से करंट फ्लो करता है ताकि यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड और जनरेट हो जाए। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से करंट फ्लो कराएगा, इस तरीके से, ताकि मैग्नेटिक, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है ताकि मैग्नेटिक फील्ड 2 इस डायरेक्शन में और जनरेट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट बनाने के लिए उसने क्या करा, करंट फिर से प्रोड्यूस किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट बनाने के लिए वो क्या कर सकते, उसको सपोर्ट कर सके। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट बनाने के लिए नेचर क्या करता है, अपने अराउंड एक ऐसा मटेरियल ढूंढता है, एक ऐसी चीज ढूंढता है जिसमें वो करंट प्रोड्यूस करा सके, एंड करंट प्रोड्यूस करा के उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कांस्टेंट बना सके। तो ये नेचुरल लॉ है क्योंकि ये नेचर करता है खुद। तो ये जो फिनोमेना होती है ये हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसीलिए हमारा एग्जिस्ट में आता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो नेचर उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, या तो उसके अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है तो उसके सपोर्ट में उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए हमने देखा है कि जब किसी कॉइल से मैग्नेट को पास में लाते, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे ये कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर रखा है, जब हमने यहाँ पे देखा कि जब मैग्नेट को इसके पास में लाते हैं, ये मैग्नेट को जब इसके पास में लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज जब होगा तो उसको डिक्रीज करने के लिए उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करता है, लेट अस सपोज इन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, इससे क्या करते हैं, मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, इससे जब दूर ले जाएंगे तो उस केस में क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए वो क्या करें, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराए। तो इसलिए आपने जो डिफ्लेक्शन देखा कैलकुलेटर में वो क्या होता है, अपोजिट होता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नाउ नेक्स्ट इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या लॉज है वो लॉज डिस्कस करते हैं। कॉज हमने देख लिया, ये आपका एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है किसका, फैराडेस लॉ का या फैराडेस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है कि करंट क्यों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है और करंट क्यों इंड्यूस होता है किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट इज फैराडेस लॉ and second is Lenz law, Faraday law and Lenz law. ठीक, first is Faraday's law and second is Lenz law. दो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, फैराडेस लॉ है और एक लेंज लॉ। देखिए फैराडेस लॉ gives the magnitude of induced EMF और करंट। जो आपका फैराडे लॉ है ये आपका देता है कि किसी भी कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है या आपका EMF इंड्यूस हो रहा है कितनी क्वांटिटी में इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताता है आपका फैराडेस लॉ। एंड लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। जो आपका लेंज लॉ है, लेंज लॉ देता है आपका जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा और किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन देता है लेंज लॉ। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। फैराडेज लॉ मैग्नीट्यूड देता है, लेंज लॉ आपका डायरेक्शन देता है। सो नाउ फैराडेज लॉ, इसकी बात करेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या देता है आपको, इसमें में टू लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसमें जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ आपका एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या है और क्यों जनरेट होता है वो इसको एक्सप्लेन करता है। सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है कितना मैग्नीट्यूड में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इज दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद whenever the magnetic flux is linked with a closed circuit means कोई भी क्लोज सर्किट हो सकता है, लूप हो सकता है, changes an EMF and hence a current क्योंकि EMF जनरेट होगा तो करंट भी प्रोड्यूस होगा and hence a current is induced in it ठीक है। Whenever the magnetic flux is linked with a closed circuit and changes, मतलब magnetic flux क्या हो रहा है, changes हो रहा है and EMF and hence a current is induced in it which lasts only so long as only as long magnetic flux change मतलब करंट तब तक इंड्यूस होगा या ईएमएफ तब तक इंड्यूस होगा जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड electromagnetic induction. And this phenomena is called electromagnetic induction. तो इसी फिनोमेना को कहेंगे। तो मतलब जो फर्स्ट लॉ है ये बस एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और कब तक करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी क्लोज्ड सर्किट में। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक करंट इंड्यूस होगा, तब तक आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, उस कंडीशन में या उस इंस्टेंट जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है या करंट है वो जीरो हो जाएगा। मतलब उस केसेस में आपका ना तो करंट इंड्यूस होगा और ना ही आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ।
second law gives the magnitude of induced EMF. So according to the second law, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the changing in magnetic flux. Magnetic flux में जितना चेंज होगा उसी के इक्वल होगा, ठीक, is equal to the magnitude of induced EMF is equal magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux, change of magnetic flux linked through the closed circuit या closed loop. सर्किट भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड लूप भी लिख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है. The magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux linked through the closed circuit. मतलब उस क्लोज सर्किट से जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो उसमें जितना रेट ऑफ चेंज है, मतलब जिस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब फास्टर रेट से चेंज होगा तो फास्ट EMF इंड्यूस करेगा, मतलब ज्यादा EMF इंड्यूस करेगा. अगर रेट ऑफ चेंज स्लो है, स्लो रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस केस में कम EMF अपना इंड्यूस होगा. इट मींस बाय मैथमेटिकली द इंड्यूस्ड EMF E is equal to delta phi upon delta t या d phi upon dt. d phi upon dt. d phi upon dt is called rate of change in magnetic flux. क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे phi से रिप्रेजेंट करते हैं, t के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये जो क्वांटिटी है ये आपका रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज को. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द क्लोज्ड लूप एंड दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू d phi upon dt. देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि अगर जैसे लेट अस सपोज हमारे पास कॉइल है, इसको समझते हैं. ये कॉइल है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये इसका नीडल है, यहां पे एक मैग्नेट है. इस मैग्नेट को यहां पे क्या करेंगे, कॉइल के अराउंड इसको अगर स्लो रेट से मूव करेंगे, बहुत ही स्लो रेट से मूव करेंगे, तो यहां पे जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ही स्मॉल सा डिफ्लेक्शन आएगा, बहुत वो स्लो रेट से डिफ्लेक्ट होगा. इट मींस जो करंट इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे वो बहुत ही नेग्लिजिबल करंट है, बहुत ही स्मॉल करंट है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है. लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को यहाँ पे बहुत फास्ट मूव करते हैं, क्या करते हैं, बहुत इस तरीके से बहुत फास्ट मूव करेंगे, यहाँ पे हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज्यादा आएगा, वो हाई डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो एट एन इंस्टेंट बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो इट मींस इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है कि करंट जो इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है. तो इसका मतलब है कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, स्लो रेट से चेंज हो रहा है या हाई रेट से चेंज हो रहा है. स्लो रेट से चेंज होगा, करंट बहुत स्लो रेट से प्रोड्यूस होगा, बहुत कम मैग्नीट्यूड में प्रोड्यूस होगा. अगर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, बहुत हाई स्पीड से मैग्नेट को क्या करते हैं वहां पे मूव करते हैं, या कॉइल को बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो उस केसेस में यहाँ पे देखेंगे आप कि जो करंट इंड्यूस होगा वो लार्ज अमाउंट में करंट इंड्यूस होगा, मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड में करंट इंड्यूस होगा. तो इसलिए E इज प्रोपोर्शनल टू d phi upon dt. मतलब करंट अगर है तो EMF है, EMF के कारण करंट इंड्यूस होता है, तो इसलिए EMF इज इक्वल टू d phi upon dt. लेट अस सपोज इफ वायर इज एन n टर्न्स, अगर वायर्स में क्या है n टर्न्स है, if the coil consists n turns, then F EMF is equal to n
डी फाई अपॉन डी टी, एन डी फाई अपॉन डी टी जाएगा, एन डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जो ईएमएफ होगा वो पे क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एस लेंज लॉ, लेंज लॉ देखते हैं, ये हो गया आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड नेक्स्ट इज लेंज लॉ, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही सिंपल सा लॉ है एंड बहुत ही आसान और सिंपल सा लॉ है जो कि आपके हर एक चीज में अप्लाई होता है, हर एक नेचर में अप्लाई होता है कि नहीं है। जैसे एक हम कह सकते हैं ये लेंज लॉ जो है ह्यूमन लॉ है, ह्यूमन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप अगर अपने घर वालों से रूठ जाते हैं, है ना, रूठ के आप बैठ गए अपने रूम में या लेट गए, फिर आपको घर वाले क्या कर रहे हैं, खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, ठीक, लेकिन आप नहीं जा रहे, उन्होंने क्या करा, बुलाया लेकिन आप गए नहीं। लेकिन कभी कभी मन में ऐसा भी ख्याल आता है लास्ट टाइम कि वो बुला के आपको चले गए, मना के चले गए, लेकिन आप माने नहीं, ठीक ना, बहुत उन्होंने मनाया आप माने नहीं, ठीक ना, वो चले गए खाना खाने या वो चले गए किसी टूर पे या जो भी है फोrever, जो भी वर्क हम करते हैं वो चले गए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मन में एक ख्याल आता है कि काश एक बार और बुला ले तो मैं चला जाऊंगा या मैं चली जाऊंगी। तो लास्ट वो एक मोमेंट जो होता है जहां पे हमारे मन में ख्याल आता है कि अगर हाँ एक बार और बुला ले, किसी ने एक बार और एक बार रिक्वेस्ट कर लिया तो मैं चली जाऊंगी या मैं खाना खा लूंगी या खा लूंगी। तो वो जो मोमेंट होता है कि जब उन्होंने मनाया तब आप माने नहीं, लेकिन जैसे ही वो चले गए, उन्होंने मनाया नहीं, तो आपके मन में ख्याल आया कि एक बार और वो हमें मना ले। तो ये जो लॉ है यहाँ पे कि जब उन्होंने मनाया नहीं माने, अब जब वो मना नहीं रहे तो आप मानने को तैयार है, ना, आप उनके साथ जाने को तैयार हैं। तो ये जो लॉ होता है यही आपका क्या है, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर मान लो किसी कोई कॉइल है, अब इस कॉइल में जब हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, सॉरी इस कॉइल में या इस कॉइल के नियर अबाउट जब एक मैग्नेट को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, मैग्नेट, इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन बता दो फिर इसका स्टेटमेंट बता दूं आपको। लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन ये है कि जब एक मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ ले आते हैं, इस कॉइल की तरफ ले आते हैं, तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। इस तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक कर रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। अच्छा, अब ये करंट जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरीके से क्रिएट होगा या इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो अपोज करेगा, ये करंट अब अपोज करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो। लेट अस सपोज कि अगर लेट अस से कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, एक इंस्टेंट के लिए हम मानते हैं कि मान लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है और इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इस कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। तो इस करंट की टेंडेंसी ऐसी होगी, इसकी टेंडेंसी ऐसी होगी कि अब ये करंट ये चाह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना हो, मतलब ये प्रोड्यूस तो कर रहा है उसको, लेकिन करंट क्या चाह रहा है कि ये मुझे प्रोड्यूस ना करे, तो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे करंट भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब इस कंडीशन में करंट की टेंडेंसी ये होगी कि करंट ये चाहेगा कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना, ठीक है, अब डिक्रीज हो जाएगा मैं खत्म हो जाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे टेंडेंसी क्या है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, डिक्रीज ना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा बना रहे या चेंज होता रहे। जब इंक्रीज हो रहा था तो करंट क्या चाह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ना हो,
जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, अब करंट यहां पे चाह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना हो। तो मतलब मैग्नेटिक सॉरी इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है वो उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। किसके कारण इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के करंट या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के करंट इंड्यूस हो रहा है। तो करंट की टेंडेंसी होती है वो ये चाह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। इसका मतलब फाइनली कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो। तो करंट जिसके कारण इंड्यूस होता है, जिसके कारण प्रोड्यूस होता है, वो उसी का क्या करता है, विरोध करता है, उसी को अपोज करता है। तो दिस लॉ इज लेंज लॉ। तो यहां पे जैसे इसको ले आएंगे यहां पे कॉइल की तरफ, तो इसमें इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा, इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा कि ये जो कॉइल का जो फेस है ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। जैसे करंट को क्या सॉरी मैग्नेट को क्या करेंगे, करंट के पास लाएंगे, सॉरी जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास में ले आएंगे, ठीक, तो इस कॉइल में इस तरीके से करंट फ्लो होगा ताकि कॉइल का जो फेस है वो भी एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करे। देखिए ये नॉर्थ पोल बन गया, ये जैसे कॉइल है, कॉइल का फेस है, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो इस मैग्नेट को जब इस कॉइल के पास में लेंगे तो ये कॉइल का जो फेस है वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ में क्या रिपल्सन होगा, मतलब अब ये कॉइल नहीं चाहेगा कि मैग्नेट इसके पास में आए, मतलब मैग्नेट को क्या करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा, उसको रिपल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेट इससे दूर जाएगा, जैसे ही मैग्नेट इससे दूर जाएगा, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जैसे ही इसको पीछे ले जाएंगे मैग्नेट को, तो अब यहां पे करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। अब जैसे क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा तो ये जो फेस है एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा। अब ये जो कॉइल है ये आपका साउथ पोल बिहेव करेगा, मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो साउथ एंड नॉर्थ में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब अब कॉइल ये मैग्नेट को कह रहा है कि अब बेटा अब तू दूर मत जा, दूर जाएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा या खत्म हो जाऊंगी। तो इस केस में वो कॉइल को या सॉरी आपके मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा। तो क्या हो रहा था कि कॉइल के पास जब मैग्नेट आ रहा था, कॉइल इसको पास नहीं आने दे रहा था। जब इस कॉइल को जब हम दूर ले जाते हैं, कॉइल इसको दूर नहीं जाने दे रहा, ठीक। तो उस दोनों के प्रोसेस में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वो इंड्यूस कर रहा है। तो जब करंट सॉरी जब कॉइल के नजदीक एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ले आते हैं, तो आपका जो कॉइल है का वो जो फेस है, जिस डायरेक्शन जिस फेस की तरफ हम क्या ला रहे हैं, मैग्नेट को ला रहे हैं, उस फेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है ताकि वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव कर सके और मैग्नेट को रिपल कर सके। जस्ट जैसे ही हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर ले जाते हैं, तो इस केस में इसमें करंट ऐसे इंड्यूस करता है नीचे ताकि इसमें ये जो फेस है ये आपका साउथ पोल बन सके एंड साउथ एंड नॉर्थ में क्या हो सके, अट्रैक्शन हो सके, और इस केस में वो मैग्नेट को दूर जाने से रोक सके। तो ये जो लॉ है कि मैग्नेटिक करंट सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जिसके कारण वो इंड्यूस हो रहा है उसी को अपोज कर रहा है। एंड दिस लॉ इज नोन एज लेंज लॉ। क्या है, लेंज लॉ। ठीक है, क्लियर है। तो नेगेटिव सॉरी जो एंटी क्लॉकवाइज करंट एंड क्लॉकवाइज करंट का जो एक्सप्लेनेशन देता है वो कौन देता है, लेंज लॉ। तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा या किस डायरेक्शन में इंड्यूस नहीं होगा उसका एक्सप्लेनेशन आपका लेंज लॉ देता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है लेंज लॉ का सिंपली this law states that this law states that the direction of induced current the direction of induced current direction of induced current
in such that is such that induced current is such that it oppose the cause which produced it, जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। I अर्थात it oppose the change in magnetic flux। ठीक है। This law states that the direction of induced current is such that it oppose the cause which produce it। मतलब ये उस cause को oppose कर रहा है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है, उसी cause का oppose कर रहा है। किस cause के कारण वो इंड्यूस हुआ है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस हुआ है, तो वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज लेंज लॉ, छोटा सा स्टेटमेंट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां पे देखिए, इसको अगर मैथमेटिकली अगर हम करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो यहां पे जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट करेगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो यहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है अपोजिशन को, अपोज करने के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है। देन इंड्यूस्ड करंट आई हो जाएगा आपका E अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। EMF अपॉन R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जिस सर्किट में करंट इंड्यूस हो रहा है उस सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो जब माइनस N अपॉन R, तो जब डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। सुनो, बट फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। सो नाउ एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी बी डॉट ए, बी डॉट ए। ठीक है। तो जब माइनस एन डी अपॉन डी टी बी ए कॉस थीटा। क्या जाएगा? बी ए कॉस थीटा। अब देखिए जो फ्लक्स है वो फ्लक्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो फ्लक्स को चेंज करने का तरीका होगा कि या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेट एंड कॉइल में रिलेटिव मोशन कराते हैं। तो रिलेटिव मोशन से आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, कॉइल के एरिया को चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉइल है तो उसके साइज को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एरिया छोटा होगा कम फ्लक्स जाएगा, एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा फ्लक्स उसमें से लिंक करेगा। तो उस केस में अगर एरिया को चेंज करते हैं तो एरिया को चेंज करके भी हम करंट ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। सेकंड केस, अगर थीटा को चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, अगर थीटा को चेंज करेंगे तो थीटा को चेंज करने से भी आपका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। जैसे लेट अस से कोई भी कॉइल ले लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स है या इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल रखा है इस तरीके से। तो इस कॉइल से जब मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, मतलब फ्लक्स जो लिंक करेगा मैक्सिमम होगा। लेकिन इसको मैं इस तरीके से क्या करता हूं, रोटेट करता हूं। जब इसका रोटेशन होगा, जैसे यहाँ पे ये ओन एक्सिस पे क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, तो इसके रोटेशन से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, वेरी करेगा। इस पोजीशन में मैक्सिमम, इस पोजीशन में जीरो फ्लक्स लिंक करेगा। फिर जैसे धीरे धीरे इसको रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसको जब रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जाएगा, जब लिंक करेगा तो वो मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कॉइल का
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको हम क्या करते हैं, उसके ओन एक्सिस में रोटेट करते हैं, रोटेशन करते हैं, एंगल को चेंज करते हैं, तो उस केस में भी आपका फ्लक्स जो है चेंज होगा और करंट या ईएमएफ उस केस में भी आपका इंड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए लेंज लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, लेंज लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? लेट अस सपोज कि लेंज लॉ वर्क ही नहीं करता है नेचुरली, तो होगा क्या? तो यहां पे सिंपली लेट अस सपोज ये हमारे कॉइल है, एक मैग्नेट है, क्या है? एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, जब इस मैग्नेट को इसके पास में लाएंगे, जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लाएंगे, तो इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि ये जो फेस है आपका, ये आपका एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करे, तो करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए सिंपल सी बात है कि जब ये इसके पास आएगा, ये नॉर्थ पोल की जैसे बिहेव करेगा आपका कॉइल, और इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? इसको दूर भेजेगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगाएगा कि नॉर्थ एंड नॉर्थ में क्या होता है? रिपल्सन फोर्स होता है, और जैसे रिपल्सन फोर्स होगा तो मैग्नेट का जाएगा दूर जाएगा। लेट अस सपोज कि लेंज लॉ यहां पे वर्क ही नहीं करता है। अब जब मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो ये कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि आप कॉइल उसको अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, तो कहां जाएगा वो? इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा, फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है, तो उस पे एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। और काइनेटिक एनर्जी चेंज जब होगा तो उस प्रोसेस में इस सिस्टम का कोई भी एनर्जी, किसी भी तरीके का एनर्जी में लॉस नहीं होगा। लेकिन मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एनर्जी, ना तो मैकेनिकल एनर्जी ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी तरीके की एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। विदाउट चेंज इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी अपने आप इंक्रीज होगा सिस्टम का या मैग्नेट का, तो इट मींस यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ, उसका वायलेशन होगा। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकता है और एनर्जी डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्जन होगा। यहाँ पे किसी भी तरीके कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस जरूर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ना कोई एनर्जी हमें से सप्लाई करना पड़ रहा है। बिना एनर्जी सप्लाई करे, बिना वर्क करे, काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज हो, मतलब ये सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है, अपने आप वर्क कर रहा है, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए लेंज लॉ का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि लेंज लॉ जो है वो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि लेंज लॉ किस एनर्जी या किस लॉ पे बेस्ड है, तो एनर्जी लॉ इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है ना, लेंज लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंकेज है। ठीक है, क्लियर है? तो लेंज लॉ क्या है? बेसिकली इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व करता है सिस्टम को, उसी को एक्सप्लेन करता है लेंज। तो आई होप लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। एंड चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, एडी करंट्स वगैरह, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शंस। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।